4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं और आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली हैं वो भाजपा को मिली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो भाजपा है ये बहुमत से चूक गई है। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कम टाइम में लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको थ्योरी में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको लोकसभा चुनाव 2024 का जो रिजल्ट आया है उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊँगा कि लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ। 7 फेज़ में लोकसभा चुनाव हुए हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ईवीएम के बारे में बताऊंगा क्योंकि ईवीएम पे ही तो ये चुनाव हुए हैं सारे के सारे, तो ईवीएम के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। और लास्ट में ना फ्रेंड्स हम 50 क्वेश्चंस करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हुए। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को बहुमत मिला है लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 99 सीटें पर सिमट गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटें जीती है। आगे अगर हम समझें, समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी कामयाबी हासिल करी है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मतलब आपको ये पता लगा कि देखो समाजवादी पार्टी ने तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाया ही है। उसके बाद जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है यानी कि टीएमसी है, इसने 29 सीटें जीतकर भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मतलब देखो एग्जिट पोल में ये बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश है और ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी थी, लेकिन एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुआ और सब कुछ उल्टा हो गया। और बीजेपी के लिए ना ये जो इलेक्शन हुआ ना 2024 का बहुत ही बुरा हुआ है। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है ना, देखो 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी बीजेपी को बहुमत मिला था, मतलब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। 2019 में भी बहुमत मिला था, लेकिन इस बार बहुमत नहीं मिल पाया। ठीक है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बड़ी सफलता मिली है। उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने इस चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की। उनके गठबंधन सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट ने 7 सीटें जीती हैं। और वहीं शिवसेना का जो शिंदे गुट है इसने 7 और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 सीट पर जीत मिली है। वह अपनी हैदराबाद सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। आगे अगर हम समझें लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। मतलब सारी की सारी सीटें जो हैं इन 4 राज्यों में बीजेपी को मिली हैं। अन्य दलों की बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट, आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट, जनता दल सेक्युलर को 2 सीट। उसके बाद है विदुथलाई चिरुथेगल काची को 2 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीट और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट पर जीत मिली है। फ्रेंड्स मैंने आपको वही पॉइंट रखे हैं यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए ना ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। 2024 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इवन 2025 में भी कोई एग्ज़ाम होंगे ना तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आगे अगर हम समझें लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कुछ अलग देखने को मिला। वो ये कि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही। पीएम मोदी ने यह चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं।
आगे अगर हम देखें लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 16 जून 2024 को समाप्त हो गया है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हुए हैं। चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव हुआ है जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स आइडिया दे दिए, ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके बारे में, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ और फैक्ट बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 जो हो रहा है इसके साथ ना भारत के जो 4 राज्य हैं वहाँ पे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम राज्य की, ठीक है, यहाँ पर होना है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये आप लोकेशन देख लीजिए, और ये सिक्किम है, ठीक है। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और चौथा राज्य है ओडिशा, ये भी आपको ध्यान रखना, ये ओडिशा राज्य है, और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? विशाखापत्तनम, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के 7 फेज़ में हुए हैं, ठीक है। पहला फेज़ कब हुआ था? 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 102 सीटों पे वोटिंग हुई थी। दूसरा फेज़ 26 अप्रैल को, और इसी प्रकार जो 7वां फेज़ था ये 1 जून को हुआ है, ठीक है, यानी कि आखिरी फेज़। और नतीजे कब आए हैं? 4 जून को। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग के बारे में। देखो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग जो है सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय है, ठीक है, लोकसभा चुनाव को करवाने में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो मैं आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत सारी फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। छोटा सी इन्फॉर्मेशन होगी निर्वाचन आयोग के बारे में, लेकिन एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा ना भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे कि हम ECI बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना होता है। अगर हम बात करें आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्नलिखित प्रावधान करता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे अगर हम देखें, निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। इनका आपको पता लग गया है कि इनकी जो कार्यकाल की अवधि होती है कितनी होती है? 6 वर्ष होगी या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब अगर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या निर्वाचन आयुक्त हैं, अगर इनको अपने पद से इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके या राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा किसी भी टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। आगे अगर हम देखें निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त को समान वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुकुमार सेन। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो देखिए राजीव कुमार जी, ठीक है, इनकी आपने फ़ोटो देखी होगी अभी टीवी पे काफ़ी बार। तो ये हमारे देश के ना मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के साथ ना 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हाल फिलहाल में ही हुई थी। एक है ज्ञानेश कुमार, यह फ़ोटो में देख सकते हो, यह है चुनाव आयुक्त नंबर 1। दूसरे हैं चुनाव आयुक्त नंबर 2, नाम है इनका सुखबीर संधू, यह है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, यानी कि EVM के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि उसे विश्वसनीय भी बनाती है। इसके काम करने का तरीका सटीक और तेज होता है और इससे मतगणना भी बहुत तेज़ी से हो जाती है। सबसे अहम बात, इसमें एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिससे
अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। आपको ईवीएम का फुल फॉर्म भी पता लग गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आपको पता भी लग गया कि ये चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाता है, ठीक है, और विश्वसनीय भी बनाता है। और इसमें जो काम होता है ना बहुत ही सटीक होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है, और जो मतगणना होती है वो भी बहुत तेज़ी से होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें जिस पर्सन ने एक बार वोट डाल दिया वो दोबारा वोट नहीं डाल सकता, मतलब 100% बिल्कुल जेन्युइन वोट पड़ते हैं ईवीएम में। आगे अगर हम बात करें ईवीएम के बारे में, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में केरल राज्य में किया गया था। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताओ ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। 1982 में किया गया केरल राज्य में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि ईवीएम का निर्माण कौन करता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट की, तो बताना चाहता हूँ लोकसभा जो होता है संसद का निचला सदन होता है, लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, मतलब कि 19 जून 2019 से ओम बिरला, ठीक है, अभी चेंज हो जाएंगे जब नया सरकार बनेगी। तो उपाध्यक्ष 25 मई 2019 से रिक्त स्थान पे हैं। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, 26 मई 2014 से, और तीसरी बार ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने जा रहे हैं। विपक्ष के नेता 26 मई 2024 से रिक्त हैं। कुल सीटें हैं लोकसभा में 543, तो 543 सीटें आप ये देखिए, इस प्रकार से इसका बंटवारा हुआ है। पर 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ है, जिसमें कि जनरल के लिए है 412 सीटें, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए हैं 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 47 सीटें। मतलब कि SC के लिए 84, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट, और जनरल के लिए कितनी 412। टोटल मिला के 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ है, लोकसभा चुनाव हुए हैं ना, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, ठीक है। और इसमें कि ना जिसमें कि 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है, जिसमें जिन्होंने भाग लिया है। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन लगाए गए हैं। 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल और सिक्योरिटी स्टाफ लगे हैं इसमें, ठीक है। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। 4 लाख से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाकी कार्यों में, मतलब 4 लाख गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इन्होंने टोटल मिला के अभी तक 17 जनरल इलेक्शंस कराए हैं, 400 से ज़्यादा स्टेट असेंबली इलेक्शन करवाए हैं, 16 राष्ट्रपति चुनाव करवाए हैं, 16 उपराष्ट्रपति चुनाव करवाए हैं। मतलब ये गोल्ड स्टैंडर्ड का इसकी रेटिंग है। आगे अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो इलेक्टोर्स, मतलब टोटल जो मतदाता हैं जिन्होंने जो भाग लेंगे 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड हैं हुए हैं, ठीक है। अब कितनों ने भाग लिया वो आपको मैं आगे बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुरुष कितने हैं 49.7 करोड़ रजिस्टर्ड हुए हैं, महिलाएं हुई हैं 47.1 करोड़ रजिस्टर्ड हुई हैं। पहली बार जो वोट देने वाले हैं वो है 1.8 करोड़। उसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 88.4 लाख हैं PWD यानी कि जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं। 19.1 कर्मचारी हैं, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि सर्विस इलेक्टोर्स पार्टिसिपेट करेंगे। 2.18 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल या 100 से ज़्यादा है, यानी कि सेंटेनियंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 19.74 करोड़ जो हैं यंग वोटर्स हैं, जिनकी उम्र है 20 से 29 साल, और 48,000 इसमें ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ 82 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है। ये सभी फैक्ट थे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है अब लोकसभा चुनाव 2024 की टैग लाइन क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको बताना चाहता हूँ चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये है लोकसभा चुनाव 2024 की टैग लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव का पर्व देश का गर्व। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरा वीडियो देख कर जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको और कंप्लीट नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2024 में ना जो मुख्य चुनाव आयोग है उन्होंने 3 मेन ऐप लॉन्च करे हैं,
ठीक है। एक है VHA ऐप, ठीक है। तो VHA ऐप का मतलब क्या होगा, इसमें जो मतदाता सूची में ना जो लोग हैं अपना नाम देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं कि उनका नाम इसमें है या नहीं है, ठीक है, VHA ऐप के द्वारा। अगर हम बात करें सी विजिल ऐप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है। इसमें अगर कहीं पे भी कोई वायलेशन हो रही है, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आप ना इस सी विजिल ऐप पे कंप्लेंट डाल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें KYC ऐप की, ये ऐप बेसिकली आप इसमें चेक कर सकते हो जो कोई भी प्रत्याशी है, ठीक है, आप उसके बारे में उसको जांच कर सकते हो, ठीक है, कि वो सही है या नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो आप KYC ऐप के द्वारा जान सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि नॉमिनेशन को फिल किया जाता है और एफिडेविट्स को डाउनलोड किया जाता है। आगे अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, तो आपको बताना चाहता हूँ इसमें 4 चैलेंजेस बताए हैं मुख्य चुनाव आयोग ने, ठीक है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। वो है 4M, जिसको डेफिनेशन दी गई है 4M से। 4M में जो पहला M है वो है मसल, यानी कि ताकत के दम पर चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में धांधली हो सकती है। दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा M मनी, यानी कि पैसे के दम पर चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। उसके बाद है तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत जानकारी देकर भी चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। उसके बाद है MCC वायलेशन, यानी कि आचार संहिता का वायलेशन करके भी लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी से समझा दिया लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। अब फ्रेंड्स हमारा ना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए मेरा ना करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो गई है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको मैं डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला यूट्यूब का चैनल ऐसा है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं कम टाइम में। आप सभी की डिमांड पर फ्रेंड्स मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ गए हैं इस क्लास से और सभी का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हैं, तो ठीक है। तो चलिए अब हम ना MCQ स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18वीं। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज़ में हुआ है। पहले फेज़ की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज़ की वोटिंग 1 जून को हुई है। 4 जून को नतीजे आए हैं। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगे हैं। लोकसभा के साथ 4 राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। और आपको ये पता लग गया कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं वो 18वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 64.2 करोड़। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी टीमें और 1.5 करोड़ मतदान एवं सुरक्षाकर्मी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या होती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 25 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 489 और 364। भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव 1952 है हुआ था, इसमें 489 ऐच्छिक सीटें और कांग्रेस ने इसमें से 364 सीटें हासिल करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951-52 में लोकसभा का चुनाव पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था और भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा।
नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है, जहाँ पे आप जीके की, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो। तो हमारा जो वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो फ्रेंड्स। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया गया ई बुक्स में। बेसिकली इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक महीने में आप जीएस की तैयारी या करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। और आप हमारा टेलीग्राम जरूर इंस्टॉल कर लेना, जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम रवि स्टडी जीके है। इसको यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारा आ चुका है रवि स्टडी जीके नाम से, जहाँ पे आप जाके डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, बाकी डिटेल में आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543। भारत में कुल मिला के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र है ना, ये 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक। दूसरा होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र, नवंबर से मध्य दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 552 जो है ये लोकसभा की अधिकतम संख्या है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अवधि होती है कार्यकाल की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और चुनाव आयुक्त है हमारे देश के ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत शयनम अयंगर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा स्पीकर, या बोल सकते हो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री जो होते हैं ये लोकसभा में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में पास किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। नेक्स्ट है, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलकर। जीवी मावलकर को
लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो कि मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, उस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 दिन। नेक्स्ट है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जनसंख्या। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, राज्यसभा और लोकसभा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिनका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है?
दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। सुबह 6 बजे क्लास आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है PDF के साथ, साथ में ही टेस्ट भी लिया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, करंट अफेयर्स, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा गया आप सभी के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है आने वाले कुछ ही दिनों में, तो हमारी जो GS और जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आप 1 महीने के अंदर पूरा करंट अफेयर्स और GS तैयार कर सकते हो, कई बार रिवीजन करके, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है मेरा रवि स्टडी GK नाम से। यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, PDFs मिल जाती हैं डेली बेसिस पे। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK को भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। रवि स्टडी GK नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो इसे भी आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जो आपको मैं डेली करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, उसका टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। फ्री टेस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए आप रवि स्टडी GK नाम से। वीडियो कैसी लगी है आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।